भरतपुर नाम के गांव में मनीष अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों बंटू और चिंकी के साथ रहता था। मनीष अपना एक छोटा सा ढाबा चलाता था। मनीष बड़ा ही लजीज खाना बनाकर बेचता था, जिससे उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार मनीष, क्या लाजवाब खाना है। तुझे पता है, इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाया करती थी यार। सच में मनीष भाई, मजा आ रहा है। उसके ढाबे पर उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आते रहते थे। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। उसका ढाबा कच्चा बना हुआ था, जिस कारण बरसात के समय में वहाँ पानी टपकना शुरू हो जाता था और इसलिए बरसात में उसका धंधा मंदा पड़ जाता था। उसके ढाबे पर कम ग्राहक आने लगते हैं। बाहर बारिश जोरों पर थी। हे भगवान, पिछले 2 हफ्ते से बहुत ही कम ग्राहक आए हैं ढाबे पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़े। आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बारिश में लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, ऊपर से ढाबे में पानी भी टपकता है, शायद इसलिए। अच्छा चलिए, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ ढाबे पर। वो दोनों ढाबे पर चले जाते हैं। उस रोज भी खाना बनाते हैं, लेकिन उस रोज भी बारिश के चलते कोई नहीं आता। लगता है आज भी ये सारा गरीबों में बांटना पड़ेगा। कोई ग्राहक नहीं आया। उस रोज भी वो सारा खाना गरीबों में बांट आते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। एक रोज आधी रात के समय गांव में तेज तूफान आता है और जोरों से बिजली कड़कती है और वो बिजली उसके ढाबे पर आकर गिरती है, जिससे उसका ढाबा जल जाता है। ये क्या हो गया रेखा, अब मैं क्या करूँगा। मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दिन पर दिन बारिश बढ़ती जा रही थी और मनीष उसे बारिश में काम ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उल्टा सारा दिन बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी लग जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहे थे। फिर एक रोज रेखा का मुंह बोला भाई माधव उनके घर आता है। अरे जीजा जी, इतनी बारिश में रोज रोज काम ढूंढने निकलते हो, बेकार में परेशान होते हो। इससे तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे साथ चलो और मेरी दुकान पर काम करो। वैसे भी मेरा आदमी अपने गाँव गया हुआ है और मैं आपको महीने के आखिर में तनख्वाह दे दिया करूंगा। क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, माधव बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। वैसे भी अपने पास और कोई काम तो है नहीं, अब तब तक यही काम कर लो आप। अच्छा ठीक है माधव, तुम कहते हो तो मैं यही कर लेता हूँ। वैसे भी घर खर्च तो चलाना ही है ना। अब मनीष माधव की दुकान पर काम करने लगता है। वो बिना 1 मिनट भी आराम किए सारा दिन मेहनत करता। अनाज की बोरियों को ट्रकों से उतारता और दुकान के अंदर का सारा काम संभालता। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होने को आता है, तभी तनख्वाह देने के नाम पर वो टाल मटोली करने लगता है। तनख्वाह? कैसे तनख्वाह जीजा जी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माधव? तुम्ही ने तो उस रोज रेखा के सामने कहा था कि महीने के आखिर में तुम मुझे तनख्वाह दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको काम की जरूरत थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काम करने नहीं, मदद करने के लिए बुलाता था। और मदद करने के लिए भी कोई पैसे लेता है क्या? ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया माधव, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सबक सिखाने वाले। मनीष दुखी मन से घर आ जाता है। आ गए आप? आज तो महीने का आखिर है, आज तो आपको तनख्वाह भी मिल गई होगी। तो पापा, फिर तो आप कल ही मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। आपको पता है मेरी टीचर मुझे रोज रोज फीस के लिए टोकती है। ये सुनते ही मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नसीब न जाने कैसा है रेखा, जो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप रो क्यों रहे हैं? ठीक से बताइए ना क्या बात है। फिर मनीष उसे सारी बात बताता है। हे राम, वो इतना बड़ा मक्कार निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, उसे तो भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। फिर कुछ दिनों तक जैसे तैसे वो दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाता है। तब जाकर उसे एक बड़ी कोठी में ड्राइवर की नौकरी का काम मिल जाता है, जहाँ उसे महीने के 10,000 रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। लेकिन उससे वो ड्राइवरी के अलावा अपने घर के काम भी लेते और इसी के सहारे अपना घर खर्च चलाता है। ऐसे ही एक शाम जब मनीष काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे गिरे हुए बच्चे पर जाती है, जो कि लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करो। ये तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। मनीष जल्दी से उसे पास के डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद भी किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, क्योंकि शायद कोई भी रोड एक्सीडेंट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? तेरी जगह अगर मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? उधर जैसे ये बात जमींदार को पता चली, वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने वीरेन को गले से लगा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अगर आज तू ना होता तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये ले मनीष,
इसे मेरी तरफ से इनाम समझ कर रख ले। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब? मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। रख लो मनीष, तुमने मेरे जान से प्यारे बेटे को बचाया है, तो उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मनीष जब घर आकर देखता है तो वो पूरे 5 लाख रुपए होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होता है और वो जल्द ही सड़क किनारे अपनी जमीन पर खुद का पक्का ढाबा खोल लेता है। सड़क किनारे होने से अब उसकी और भी ज्यादा कमाई होने लगती है। अब बरसात में न तो उसके ढाबे की छत टपकती और न ही ग्राहकों की कमी होती, क्योंकि गाड़ियों में घूमने निकले लोग उसके ढाबे पर ही अपनी गाड़ी रोकते और लजीज लजीज खाना खाकर बारिश के मजे लेते। अब मनीष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता। बेलापुर गांव में आत्माराम और उसकी पत्नी गायत्री रहते थे। गायत्री चाय की बड़ी ही शौकीन थी। जैसे ही बारिश का मौसम आता तब तो वो बस हर वक्त चाय की रट लगाती रहती। उसका पति आत्माराम मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था। गायत्री घर संभालती थी, लेकिन वो चाय की इतनी शौकीन थी कि घर में राशन हो ना हो, लेकिन चाय बनाने का हर सामान हर पल उसके घर में रहता। उसके पति को जब भी मजदूरी मिलती तो वो उसमें से राशन के साथ साथ अपनी चाय पत्ती और चीनी एडवांस में लाकर रख ले। इतना सारा चाय बनाने का सामान फिर ले आई? अरे चाय की दुकान खोलने का इरादा है क्या? वाह मेरे पति देव, क्या आइडिया दिया है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो तो तुम्हें सुबह ही पता चलेगा। गायत्री के पास एक पुराना टेबल था। अगले दिन सुबह उसने उस टेबल पर चाय की दुकान लगाने का फैसला किया। वो अपने उस टेबल को घर के बाहर ले आई और उस पर चाय बनाने का सामान रख दिया। मानसून का समय था, जिससे मौसम काफी सुहाना हो रखा था। चाय ले लो, सिर्फ 5 रुपए में चाय। आओ आओ, इस सुहाने मौसम में चाय का मजा लो। कुछ ही देर में उसके पास चाय पीने के लिए लोग आने लगे। ठंडी ठंडी हवा, मानसून का महीना, सुहाना मौसम और ऊपर से अदरक, इलायची, मसालों वाली चाय। बहन जी, एक कप मुझे भी देना। ऐसे ही देखते सुबह से दोपहर हो गई। आत्माराम गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। सारा दिन बस लोगों को चाय ही पिलाती रहोगी या घर में खाना भी बनाओगी? हाँ तो कौन सी आफत आ रही है? दिख नहीं रहा बीवी बिजनेस कर रही है, खुद ही जाकर बना लो खाना। लेकिन मेरी माँ, बनाओ किसमें? चूल्हा तो तुम हथिया कर बैठी हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, आज मेरा काम का पहला दिन है, परेशान मत करो। खाना अब सीधे रात को ही खाना, तब तक इस चाय से ही काम चलाओ। एक कप चाय पियो। नहीं पीनी है तुम्हारी चाय। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस औरत का? काश कि कोई चाय देने वाला पेड़ होता जो सारा दिन बस चाय ही देता रहता। शाम को जब ग्राहक आने बंद हो गए तो गायत्री ने चूल्हा अंदर ले जाकर रख दिया और उसमें खाना बनाने लगी। साथ ही उसने चाय के पतीले में बची हुई थोड़ी सी चाय को अपने घर के आंगन में लगे पेड़ की जड़ों में डाल दिया। सुबह जब गायत्री आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नजर उस पेड़ पर गई। अरे, एक रात में इस पेड़ पर इतने फल कैसे लग गए? कल रात तक तो इसमें कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ आत्माराम भी आ गया। हाँ, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हैं, चलो एक तोड़ कर देखते हैं। आत्माराम ने फल तोड़ा तो उस फल में से चाय निकली। इस फल में चाय? अब भला ये कैसे हो सकता है? हाँ, चाय, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कल तुमने मेरी जड़ में चाय डाली थी, इसलिए अब तुम्हें हर रोज चाय मिलेगी। तुम जितनी चाहो उतनी चाय के फल मुझसे तोड़ सकते हो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम बिना लागत लगाए ही लोगों को मुफ्त की चाय बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। अच्छा सुनिए जी, ग्राहक आते ही होंगे, तुम जल्दी से इन फलों से चाय निकाल कर केटल में डालो ताकि मैं उन्हें बेच सकूं। उन्होंने जल्दी से केटल में चाय भरी और फिर गायत्री उसे अपने टेबल लगाकर बेचने लगी। गायत्री बहन, आज तुम चाय चूल्हे पर नहीं बना रही? इस केटल में तो ठंडी होगी ना? नहीं भाई साहब, चाय एकदम गर्म है, बस अभी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ। इस चाय में बड़ा ही स्वादिष्ट स्वाद है भाई। अब गायत्री के ग्राहक और भी बढ़ गए, क्योंकि जो स्वाद उस पेड़ की चाय का था वैसा स्वाद उन्हें और कहीं नहीं मिला। गायत्री अब खूब मुनाफा कमाने लगी। वो हर रोज सुबह फल तोड़ती और उसमें से चाय निकाल कर लोगों को बेचती। एक रोज ऐसे ही रात को बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगी और जोरों की बारिश में, जिसमें कि उस पेड़ पर लगे सभी फल टूट कर नीचे गिर गए। ये देख गायत्री बहुत परेशान हो गई और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, ये क्या, सारे फल तो नीचे गिर गए। अब मैं अपने ग्राहकों को मुफ्त की चाय कैसे बेचूंगी? सोचा था अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हम कुछ बचत कर पाएंगे, लेकिन लगता है हमें फिर से दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन काटना होगा। इसके बाद गायत्री उदास होकर दरवाजे पर ही बैठ गई और उसकी वहीं आंख लग गई। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो पेड़ फिर से पूरी तरह चाय के फलों से भरा पड़ा है। ये चमत्कार देख गायत्री और आत्माराम बहुत खुश हुए।
फिर बारिश के मौसम में भी गायत्री ने स्टॉल लगाकर चाय बेचने लगी। अब तो भरी बारिश में भी लोग उनके यहाँ चाय का स्वाद चखने जरूर आते। उन्हें उस पेड़ की चाय की लत जो लग गई। आत्माराम ने भी अब मजदूरी छोड़ दी और वो भी अब अपनी पत्नी का हाथ बटाने लगा। उन्हें अब बिना लागत के चाय बेचकर खूब मुनाफा होने लगा और अब उनकी